बचपन में हम नादानी के चलते कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं जो कि हमें हमेशा याद रहता है, या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा या फिर दुर्घटना घट जाता है जो कि हम चाह के भी उसे नहीं भुला सकते, जो कि हमारे जहन में हमेशा के लिए पूरी जिंदगी भर रह जाता है। तो ऐसा ही कुछ एक घटना या फिर दुर्घटना कह लो हमारे आज के इंसिडेंट में होता है, जो कि वो चाह के भी कभी भूल नहीं पाते हैं, और जब भी उसके बारे में याद आता है हंसी के साथ साथ एक खौफ उनके मन में आ जाता है। तो ये कहानी बेसिकली दो लड़कों की है। क्या है उनका नाम, क्या हुआ था उनके साथ, आप अगर सुनना चाहते हैं इस कहानी को पूरा सुन लेना। तो आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस आज की कहानी में, हमारे इस चैनल में। तो गाइस, आप लोगों से दिल से एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनना। अगर वीडियो पसंद आता है इसे एक लाइक कर देना, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस तरह से मनोरंजन कहानी सुनने के लिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर कोई ऐसे अर्बन लीजेंड है या फिर कोई ऐसे घटना है, कोई आप भी थी, तो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो के नीचे मेरी दो ईमेल आईडीज आपको दिख रहा होगा, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे भेज सकते। तो ज़्यादा देर न करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते। तो ये जो कहानी है बेसिकली आज से ये 20 साल पहले की बात है। विशाल और माधव दो दोस्त थे। ये उस वक्त की बात है, 20 साल मतलब 2004 की बात है ये। तो ये उस वक्त की बात है। विशाल और माधव उस वक्त आप कह सकते हैं कि फरवरी से मार्च की वक्त था। उस वक्त थोड़ा थोड़ा ठंड थोड़ा चला गया था, हल्की हल्की आप कह सकते हैं ना, फागुन की जो महीने होते हैं तो वो आ गया था। उस वक्त आप कह सकते कि आम की बगीचे में थोड़ा थोड़ा नया नया आम हो रहा था, छोटे छोटे हो गए थे, और माहौल थोड़ा अच्छा था, ना ज़्यादा ठंड था ना ज़्यादा गर्मी था। तो ये दोनों एक ही थे। तो ये दोनों उस वक्त 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, और उनका बोर्ड एग्ज़ाम उस वक्त आगे कुछ दिनों में होने वाला था। इसलिए ये जिस ट्यूशन टीचर्स के पास जाके वो पढ़ाई करते थे वो इनको बताते थे। इनके मतलब और भी कुछ दोस्त थे जो कि अच्छी पढ़ाई करते थे, उनको उनके ट्यूशन टीचर मतलब बुलाते थे रात में, उनकी जो ट्यूशन सेंटर जहाँ पे था वहाँ पे आने के लिए, और रात में रुक के वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। फिर जब भोर होगा मतलब सुबह की जब 4-5 बजे के वक्त उनको उठा के वो भी फिर उनको पढ़ाते थे। फिर सुबह सुबह ट्यूशन करके इनको स्कूल जाने के लिए छोड़ देते थे। तो ऐसा ही इनका दिनचर्या था। दिन में स्कूल में रहते थे, फिर शाम को खाना पीना करके वो आ जाते थे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, और रात में वहाँ पे सोते भी थे तो इनके टीचर के पास। तो ऐसे चलते एक दिन क्या होता है कि इनके जो टीचर थे, जो ट्यूशन टीचर थे, एक दिन वो किसी भी वजह से वहाँ पे नहीं आ पाते, और इनके साथ और बाकी भी कुछ दोस्त थे। लेकिन ये विशाल और माधव जो आप कह सकते हैं ना, तो पक्का वाला दोस्त थे, मतलब बेस्ट फ्रेंड टाइप से थे। ये दोनों साथ में जो भी स्कूल में जो भी होता था ये दोनों साथ में मिलकर करते थे। लेकिन इन दोनों का फिजिक अगर आप कहेंगे ना, ये जो मोटू पतलू जैसे थे ना, एक बड़ा सा था एक छोटा सा था। तो ये जो विशाल था वो उसके नाम के मुताबिक था, एक्चुअल में वो थोड़ा बड़ा था, और ये जो माधव था वो थोड़ा छोटा था। लेकिन ये माधव थोड़ा इंटेलिजेंट था, विशाल थोड़ा आप कह सकते हैं ना थोड़ा मंदबुद्धि टाइप का था। विशाल और माधव क्या करते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो जिस दिन ये टीचर उस दिन नहीं आए थे, तो इस दिन ये बाकी लोग सब पढ़ाई भी कर रहे थे, ये भी पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि रात में आप कह सकते हैं कि रात में लगभग 12 या फिर 1 बजे के वक्त में ये विशाल को ना बड़ी तेज़ी से आप टॉयलेट लगता है। तो विशाल बोलता है कि यार भाई तू मेरे साथ चलेगा? तो माधव बोलता है कि हाँ यार, और क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे तो जाना पड़ेगा। तो माधव उसके साथ जाता है। उस वक्त ना इनके पास लालटेन हुआ करता था और टॉर्च हुआ करता था, लेकिन हल्की हल्की उस वक्त आप कह सकते हैं ना हवा चल रहा था। इस वजह से विशाल और माधव दोनों साथ में टॉर्च लेके जाते हैं, क्योंकि लालटेन अगर लेके जाएंगे वो बुझ जाएगा। टॉर्च लेके जाते जहाँ पे इनका जो ट्यूशन सेंटर था वहाँ से आप कह सकते हैं कि 300 मीटर आगे अगर ये जाएंगे खेत आएगा, और वहाँ से अगर आप कह सकते हैं 300 मीटर और 300-400 मीटर आगे जाएंगे तो नदी आएगा। तो इनको अल्टीमेटली नदी के पास जाना है, क्योंकि हल्के होने के बाद तो फिर साफ वगैरह करना है, वहाँ पे वो करेंगे। तो बस इसलिए वो जाते हैं वहाँ पे। तो दोनों जाते हैं नदी के पास। नदी के पास में जाके विशाल अपना काम खत्म करता है। करने के बाद वो आता है माधव के पास। माधव को बोलता है कि माधव देख, अगर हम इतने दूर तक आ चुके हैं, यहाँ से थोड़ी देर में ना वो आम की बगीचा है, और वो उनको बोलते थे जो निधि जी थे, निधि जी के वो एक आदमी है, मतलब निधि आप लड़की के नाम मत सोचना, निधि जी थे, उनका एक आप कह सकते
उनका बगीचा था, आम की बगीचा था, बहुत बड़ा, आप कह सकते कि 25 से 30 एकड़ की एक बड़ा सा आम की बगीचा था। वहाँ पे भी जंगल टाइप सा था, क्योंकि नदी के पास में था वो एरिया, इसलिए वहाँ पे बड़ा घना एरिया था। लेकिन ये जो माधव था वो बोलता है कि नहीं यार, वहाँ पे उनका वो अगर जागते होंगे, वो बोलता है कि लेकिन विशाल बोलता है कि अबे तो पागल है, इतनी रात में कौन यहाँ पे होता होगा। लेकिन फिर माधव बोलता है नहीं यार, मैं उस जगह के बारे में थोड़ा अजीब व गरीब किस्से कहानी सुना हूँ, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। लेकिन माधव बोलता है देख भाई, मुझे नहीं पता है, तू तो मेरे साथ जाने वाला है। लेकिन माधव मना करता है। फिर विशाल कैसे कैसे करके इसको कन्विंस कर देता है माधव को कि यार अगर हम जाएंगे ना, वहाँ पे मीठी मीठी आम होता है, मतलब जो कच्चा टाइम पे जो आम मीठा होता है ना, वो वाला आम होता है, और बहुत सारे तरीके के आम होता है, हम जाएंगे और दोनों खाएंगे। ये भी बच्चा था, मतलब इसके मन में भी लालच कहीं ना कहीं आ जाता है, यानी माधव के मन में। तो माधव और विशाल मिलके दोनों वहाँ पे चले जाते हैं आम के बगीचा में। तो माधव को पेड़ चढ़ना नहीं आता था, लेकिन विशाल को आता था। तो विशाल क्या करता है, माधव के हाथ में टॉर्च पकड़ा देता है और बोलता है कि भाई माधव, तू आम के बगीचा में देख कौन सा आम तुझे खाना है और मुझे बता, मैं तुझे तोड़ के तेरी भाई तुझे देने वाला है। तो माधव थोड़ा था भाई टाइप का था, मतलब विशाल थोड़ा था भाई टाइप का। तो माधव बोलता है ठीक है, आगे जो आम है ना, मुझे लगता है वही वो मीठा वाला आम है, हम वहाँ पे जाएंगे, उस पेड़ में तो चढ़ जाना। वो थोड़ा बड़ा वाला पेड़ था। तो विशाल जाके चढ़ जाता है, माधव नीचे रुक के वो टॉर्च दिखाता है कि यार यहाँ पे आम है, तो यहाँ पे तोड़ ले। तो माधव दिखाते ऐसे दिखाते दिखाते 2-4 आम उन्होंने तोड़ा होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो विशाल देखता है कि उसके बाद ना ये माधव के हाथ से ये टॉर्च गिर जाता है कैसे भी करके। तो ये विशाल बोलता है भाई क्या हुआ तुझे। ये माधव बोलता है नहीं कुछ नहीं, तू नीचे आ जा। तो ये पूछता है कि यार हुआ क्या, तू बता ना। उसने बोला कि नहीं, मुझे अभी और नहीं चाहिए। वो बोलता है कि यार तुझे नहीं चाहिए, हम तो खाएंगे ना, मैं खाऊंगा और बाकी जो लोग हैं हमारे दोस्त थे वो भी खाएंगे, ऐसे कैसे जा सकते हैं 2-4 आम के साथ। तो बोलता है कि नहीं भाई तू नीचे आ जा, इसके बगल में एक आम की जो पेड़ है ना, उसमें बड़े बड़े आम दिख रहा है। तो वो आता है नीचे, उतर आता है। उतर आने के बाद विशाल को बताता है कि भाई मैंने कुछ यहाँ पे अजीब कुछ देख चुका हूँ, तू ज़्यादा मतलब आम के चक्कर में मत पड़। अगर आम के चक्कर में रह गया ना तो हम दोनों ही यहाँ पे साथ निपट जाएंगे। विशाल बोलता है कि यार तुझने क्या देखा। तो मतलब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, तू यहाँ से जल्दी से निकलने की कोई रास्ता ढूंढ। तो रात के अंधेरे में ये दोनों ढूंढते हैं कहाँ से निकलेंगे। तो ये जिस रास्ते में आए थे उस रास्ते में वो भागते हैं। भागने के बाद वो देखते हैं जो निधि जी थे ना, निधि जी जो थे, उनको दिखा देता है कि जैसे निधि जी की तरह कोई उनके सामने है जो कि 100 लोड के आया है, क्योंकि हल्की हल्की ठंड थी उस वक्त में। तो उनको पता लगता है कि शायद ये निधि जी है। तो उनसे बचने के लिए उस बागीचे के जो पीछे वाले हिस्से है उस तरफ ये भागते हैं। वो बहुत बड़ा एरिया था, उसके तरफ जो भाग के वो जाते हैं, दोनों जाते जाते उनको दिखाई देता है ये दोनों, मतलब विशाल बड़ा था इसलिए वो बड़ी तेज़ी से वो भाग रहा था। तो ये सब सोच के ना वो देखता है कि उससे ना ये माधव छूट जाता है। विशाल बड़ी तेज़ी से भाग रहा था, माधव छूट जाता है। कुछ देर के बाद विशाल देखता है उसके साथ, मतलब माधव देखता है विशाल के साथ कोई और भाग रहा है जो कि बिल्कुल विशाल की जैसा दिख रहा था। ये देख के विशाल मतलब माधव घबरा जाता है और वो एक पेड़ के पास छुप जाता है कि यार ये कौन है। मतलब वो भी बच्चा था, उसको उनके मन में कहीं ना कहीं एक अजीब सा खौफ आ गया था, क्योंकि पहले भी वो कुछ देख चुका था। फिर वो निधि जी, फिर ये माधव, उसको देख के वो घबरा जाता है। घबराने के बाद वहाँ से नदी भी थोड़ा दूर है, नदी के किनारे से होके जाना है, लेकिन नदी कहीं दूर है। तो फिर ये क्या करता है कि वहाँ पे वो छुप के रह जाता है। और विशाल देखता है कि अरे माधव कैसे मेरे साथ भाग सकता है इतनी तेज़ी से, और ये छोटा वाला माधव वो भाग रहा है। लेकिन विशाल कहीं ना कहीं हाफ रहा है, लेकिन माधव बिल्कुल नॉर्मल है। माधव भागते जा रहा है विशाल के साथ। कुछ देर के बाद विशाल छूट जाता है। छूटने के बाद वो उसे बुलाता है, माधव। तो मतलब हाफते हुए ये बुला रहा है माधव को। माधव रुकता है, जो विशाल के आगे भाग रहा था, विशाल के साथ जो भाग रहा था। और वैसे अरे माधव तुझमें इतना एनर्जी कहाँ से आया, ये विशाल पूछ रहा है। तो माधव कुछ नहीं बोलता है। जब उसके पास ये भागते धीरे धीरे करके वो मतलब थोड़ी सी तेज़ी से वो चल के जाता है उसके पास, विशाल मतलब माधव के पास विशाल जाता है। जाके उसके कंधे पे हाथ रखता है, जो भी था उसे जब घुमाता है, वो जब उसकी मुंडी जैसे आप कैसे है ना, सर जो था वो बिल्कुल घूम जाता है 360 में। और वो माधव को देखते हंसता है।
वो देखते विशाल चिल्ला के वहीं मतलब जहाँ पे भी वो था ना वहीं पे वो फ्रीज होता है और वहाँ पे ही वो बेहोश हो जाता है। माधव ये सब पीछे से रह के देखता रहा था। तो फिर वो देखता है कि जो भी था वहाँ पे वो कहीं पे गायब हो जाता है। तो ये माधव धीरे धीरे करके वहाँ पे जाता है, वो ढूंढता है और माधव को उठाते, माधव माधव धीरे से, क्योंकि उसको पता चल गया था कि कुछ तो वो देख चुका था। तो उसे मतलब वो भी देखा था, जो भी हो रहा था विशाल के साथ वो देख चुका था, इसलिए माधव उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन जो विशाल था ना वो उठ नहीं पाता, और इस माधव के पास इतना ताकत नहीं था कि वो विशाल को घसीट के या फिर उठा के वो ले पाएगा। इसलिए विशाल क्या करता है कि उसे बहुत कोशिश करता है माधव उसे उठाने की विशाल को, लेकिन जब वो नहीं उठता है तो उसके मुंह पे सुसु कर देता है। मतलब ये सच में हुआ था ये सब। उसके मुंह पे वो सुसु कर देता है। जब वो सुसु कर देता है माधव मतलब ऐसे आप कह सकते हैं ना चौंक के उठ जाता है कि क्या हुआ उसके साथ। तो उसे बताता नहीं कि उसने क्या किया था उसके साथ, विशाल को बताता नहीं माधव, और दोनों साथ में मिलके वो भागते हैं वहाँ से। और जैसे करके वो बागीचा से वो निकलते हैं। निकलने के बाद वो बताते हैं, जो विशाल था वो उसे पूछता है कि भाई तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ था? माधव ने बताया कि हाँ भाई मुझे पता है। और फिर विशाल पूछता है कि तेरे साथ क्या हुआ था तू बता। तो ये माधव बोलता है कि मैंने जब तुझे बताया ना, जब मेरे हाथ से टॉर्च निकल गया था ना, तो मुझे दिखाई दिया कि जो पेड़ के ऊपर तू था ना, जिसके पास, तेरी बगल में ही कोई खड़ा था। तेरी बगल में ही कोई खड़ा था जो कि बहुत बड़ा था, वो बिल्कुल भालू की तरह था, बहुत बड़ा, शायद आदमी जैसा ही था। और उसकी शरीर में हर हिस्से में इतने सारे बाल थे कि जैसे कि तेरे सर में जिस तरह से बाल है, उसकी बॉडी में पूरे हिस्से में उस तरीके से बाल था। मैं उसे देखा और उसकी आप कह सकते हैं ना उसकी शक्ल भी भयानक सा शक्ल था, जैसे कि कोई जानवर का हो या फिर इंसान को, पता नहीं, उसमें भी बहुत सारे बाल थे। इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या था, और मुझे बड़ा घबराहट हुआ। इस वजह से मैंने तुझे धीरे धीरे करके बुला लिया जैसे तैसे करके। तो ये सब सुनने के बाद इन दोनों की हालत सूख गया था, और फिर वो चुपचाप से दोनों वहाँ से, जितना भी आम वगैरह थे वो तो वहाँ पे छोड़ के आए थे, तो चुपचाप से वहाँ पे जाते ट्यूशन सेंटर में जाके पहुँच जाते। फिर जब वो सुबह के वक्त, उस वक्त थोड़ा थोड़ा हल्की नींद जब खुलता है, जितने भी बच्चे वहाँ पे थे वो एक अजीब सा माहौल देखते हैं कि जो विशाल था ना वो अजीब व गरीब हरकत करने लग जाते। मतलब पूरे जितने भी लोग थे, और साथ में वो आप कह सकते हैं ना जैसे विशाल सारे चीज़ों को तोड़ फोड़ करने लग गया था। इसको मार रहा है, मतलब आप कह सकते हो एक बच्चे के पास एक ब्लैंकेट था जिसमें कि विशाल आग भी लगा दिया था, आप कह सकते हैं लालटीन को तोड़ दिया था, ऐसे कुछ कर दिया था। इसके चलते ना बाकी जो बच्चे थे वो सब विशाल को मिल के विशाल को बांध दिए थे वहाँ पे एक पिलर के साथ में बांध दिए थे। फिर कुछ देर के बाद उनके टीचर आते हैं, और उनके टीचर को जब पता चलता है कुछ इसके साथ कुछ ऐसे अजीब हो रहा है, तो उनके टीचर उनकी घर वालों को बुला लेते हैं, और बुलाने के बाद उनके घर वाले आते हैं और विशाल को एक मंदिर में ले जाते हैं। लेकिन जब वो मंदिर के पास पहुँचते हैं, वहाँ पे एक शिव जी की मंदिर था, वहाँ पे विशाल के लिए कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ भभूत ला के उसके माथे पे रख देते हैं, और विशाल ठीक हो जाता है, और विशाल उस दिन स्कूल नहीं जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ आप कह सकते हैं ट्रेलर था, जो असलियत है इस कहानी का वो अब से शुरू होता है। फिर क्या होता है, विशाल ठीक हो जाता है, लेकिन पूरे दिन भर में जो बच्चा आप कह सकते हैं ना माधव ऐसे चप करने वाला एक बंदा था, जो कि हर वक्त बक बक करता था। लेकिन वो पूरे दिन उस वक्त से लेकर जब वो विशाल को देखा था इस हालत में, सुबह से सब नोटिस कर रहे हैं कि माधव बिल्कुल चुपचाप सा रह रहा है। स्कूल में भी वो चुपचाप था, घर में आता है वो चुपचाप रहता है, और घर में आप कह सकते हैं ना घर में वो सब हर चीज़ को सर पे उठा लेने वाला वो लड़का था। लेकिन आज ना वो बिल्कुल चुपचाप बैठा है। उनके घर वाले उसे बहुत बार बुला चुके हैं स्कूल से आने के बाद, खा ले कुछ कर ले ये कर ले, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता है। और माधव की एक छोटी बहन था जिसका नाम था चुटकी। तो चुटकी जब माधव के पास जाके पहुंचता है खाना देने के लिए, तो माधव को फोर्स करता है कि भैया खा लो। तो माधव गुस्से में आके उसे थप्पड़ लगाता है। फिर वो चुटकी रोते रोते वहाँ से भाग जाता है, आके उनके माँ बाप को बताता है। जब वो उनके माँ बाप जाके उसके सामने पहुँचते तो माधव उनको बताता है, जाके उनके पिताजी उसे डांट देते माधव को। तो माधव उनको चिल्लाते बताता है, तुझे क्या लगता है मैं तेरा बेटा हूँ? तेरी बेटे के साथ साथ मैं तेरी पूरा खानदान को खाने के लिए आया हूँ। तो ये सुनने के बाद माधव के बाप पिताजी जो थे वो गुस्से में आ जाते। और माधव जब वो जाते हैं ना, वो ऐसे माधव के पास उनकी माँ जाके उसे समझाने की कोशिश करता है, तो वो माधव की माँ को भी एक धक्का लगा देता है।
और फिर ये सब के चलता ना उनकी दादी माँ को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आने लगता है कि यार होना हो इतनी मतलब इतना छोटा सा लड़के में इतना ताकत कैसे आ सकता। उनके पिताजी भी उसे कंट्रोल कर नहीं पाते, इसलिए उनकी दादी माँ जो थे, माधव की जो दादी माँ थे, वो क्या करते हैं कि एक आप कह सकते हैं ना एक कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लेके आते हैं। जब माधव देखता है कि उनके पिताजी के हाथ में वो लाके, क्योंकि उनको पता था कि बूढ़ी अगर उसके पास जाएंगे तो वो फेंक देगा, फिर उनकी जान भी खतरे में आ जाएगी, इसलिए वो माधव के पिताजी के हाथ में दे देते हैं। जब इसको पता चलता है कि उनके हाथ में गंगा जल है, तो आप कह सकते हैं ना उनका एक मिट्टी का घर था उस वक्त में, तो मिट्टी का घर में एक आप कह सकते हैं एक जो होता है ना विंडो वगैरह जो होता है, लकड़ी का विंडो था, तो उससे ना ये जो माधव था वो बिल्कुल तोड़ देता है और तोड़ के ना जितनी जल्दी उसे गाँव से भाग जाता है। और फिर पूरी रात, मतलब ये रात की वक्त में ये सब हुआ था ना, उसे ढूंढते ढूंढते फिर ना ये सब खबर जब पहुंचता है विशाल के घर में, तो विशाल की घर वाले भी यहाँ पे आते हैं और इनके घर वाले जाके पूछते हैं विशाल को कि बेटा तू बता सकता है कि इसके साथ क्या हुआ था, कैसे ये सब हुआ। तो फिर ये बताता है कि हाँ अंकल, हमने कल रात ऐसे ऐसे हुआ था हमारे साथ। तो फिर विशाल को सब डांटते हैं, लेकिन इनके घर वाले भी, इनको भी पता चल गया था कि होना हो बच्चे हैं तो बच्चे से ही तो गलती होता है, इसलिए वो ज़्यादा इसके ऊपर कुछ मतलब ध्यान नहीं देते। और सब मिलके, गांव वाले कुछ लोग मिलके वो जाते उस बगीचे में, आम के बगीचे में जाते और विशाल को देखते हैं कि मतलब जो ये था हमारा जो माधव था, माधव उसी पेड़ में, जिस पेड़ में ये विशाल चढ़ा था उसी पेड़ में वो आम पे ही बैठा हुआ है। तो विशाल भी उनको लेके गया था, कहाँ पे तुम गए, तो विशाल भी इनके साथ गया था। तो विशाल बताता है कि यहाँ पे मैं बैठा था, तो उसी पेड़ में देखते, जब टॉर्च मार के वो देखते हैं तो वहाँ पे विशाल मतलब माधव था। तो जो बच्चा कभी भी पेड़ नहीं चढ़ सकता था वहाँ पे वो पहुँचा। फिर बहुत कोशिश करके जैसे उसको मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ता है उन लोगों को माधव को नीचे उतारने के लिए। फिर माधव को जैसे करके वो पेड़ से नीचे उतारते हैं। नीचे उतारने के बाद उसे लेके जाते हैं उनकी गाँव में, कह सकते हैं ना जो छोटे मोटे तांत्रिक टाइप के लोग होते हैं ना, गाँव में झाड़ फूँक करते हैं और उसके पास लेके जाते हैं। फिर वो जो आदमी थे, जो तांत्रिक वगैरह या फिर बाबा के लोग थे, ये थोड़ा बहुत पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद ये जो विशाल था उसे कुछ खिलाते थे। तो खिलाने के बाद विशाल ना ऐसे उल्टी करने लगता है। और मैं आपको एक चीज़ बोलना भूल गया था कि विशाल ना उस वक्त उस पेड़ के नीचे जब था ना, वो कुछ आम खा लिया था। जब ये विशाल को पिला देते हैं, पिलाने के बाद ना विशाल उल्टी करता है, उल्टी में उसका खून आता है। तो इनके घर वाले घबरा जाते कि यार आपने क्या खिला दिया ऐसे। तो ये जो पंडित वगैरह जो थे, जो बाबा टाइप के थे, वो बताते हैं कि नहीं, ये जो भी हो रहा है इसी की वजह से हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे करके विशाल को एक दो बार ऐसे ही करते हैं। फिर विशाल वो खून की उल्टी करने के बाद ना वो बेहोश हो जाते हैं। फिर वो लाते हैं कुछ ऐसे मंत्रित करके कुछ जल लाते हैं और विशाल के ऊपर फेंकते मतलब जो हमारे था माधव के ऊपर वो फेंकते हैं। तो माधव धीरे धीरे करके अपने होश में आता है और माधव के हाथ में वो एक मौली धागा मंत्रित करके उसके हाथ में बांध देते। बांधने के बाद उसे बताते हैं कि कम से कम 6 दिन तक उसको घर से नहीं बाहर निकलना, मतलब बाहर नहीं निकलना है। तो ऐसा ही होता है, मतलब माधव जो था वो 6 दिन तक बाहर नहीं निकलता है। विशाल के हाथ में भी बांधने के लिए वो एक धागा देता है। विशाल को भी सेम चीज़ वो बोलते हैं कि तुम भी 6 दिन तक मत निकलो, फिर 6 दिन के बाद तुम्हें जाना है तो तुम चले जाना। तो वही होता है, 6 दिन तक ये दोनों रहते हैं अपने अपने घर में, तो 6 दिन के बाद वो जाते हैं और उस दिन के बाद से इनका लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो यही था, मतलब आज तक भी ये दोनों ने जब उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। और जब भी याद आता है कि विशाल के मुंह पे ही माधव ने सुसु किया था, तो माधव के ऊपर बड़ी तेजी से गुस्सा करता है विशाल। तो जो भी हो, ये दोनों बच्चे थे, नादानी से ऐसा कुछ हो जाता है। ये मुझे लगता है कि थोड़ा फनी भी था और साथ में मज़ेदार, मतलब डरावनी भी था। अगर आपको ये कहानी पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह से इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से कहानी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हफ्ते में 2 बार इस तरह की कहानी आता है। और आपके पास भी अगर इस तरह से कहानी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी इस वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही कमाल धमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।